लद्दाख कहने से आपके दिमाग में क्या आता है? पहाड़, नदी, नीले पानी वाला पेंगोंग लेक और तारों से भरे आसमान, मानो धरती पर स्वर्ग। लेकिन अभी लद्दाख का चेहरा बदला हुआ है। सड़क पर जली हुई सीआरपीएफ की गाड़ियां, जला हुआ बीजेपी का दफ्तर, सड़क पर तैनात सेना के जवान, खाली सड़कें, सड़कों पर बिछी कटीली तारें और लगातार हो रही गिरफ्तारियां। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख का माहौल कुछ ऐसा ही है। जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को इस हिंसा का जिम्मेदार बताया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लेह से 1527 किलोमीटर दूर जोधपुर की जेल में रखा गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 24 सितंबर की हिंसा के बाद पिछले 5 दिनों में क्या क्या हुआ है। सोनम वांगचुक पर जो पाकिस्तान कनेक्शन के या फिर विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए हैं, तो उस पर क्या अपडेट आया है। सोनम वांगचुक की पत्नी का क्या कहना है। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। हिंसा के दौरान जिन लोगों की जान गई उनके बारे में लोगों का क्या कहना है। उनके अंतिम संस्कार से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे देते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। इस फैसले का लद्दाख में स्वागत किया गया कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग नया प्रदेश बनाया गया। लेकिन लद्दाख के लोगों ने सरकार के सामने ये भी मांग रखी कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश की बजाय स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पिछले 6 सालों से ये मांग बरकरार है, जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी। दोनों राज्य भले ही यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन एक अंतर है। जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा और अपना मुख्यमंत्री है, वहां के लोग एक सरकार को चुनते हैं। लेकिन लद्दाख के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और लद्दाख के लोग काफी समय से इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से 2 संगठन है। एक है एलबी यानी कि एपेक्स बॉडी और दूसरा है केडीए यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। सोनम वांगचुक सालों से इन प्रदर्शन का मुख्य चेहरा रहे हैं। वो पिछले 4 साल से मुख्य रूप से 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना। दूसरा, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और स्वायत्त जिला परिषद का गठन करना। और तीसरा, लद्दाख की स्थानीय भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। सोनम वांगचुक और इन 2 संगठनों की मुख्य रूप से यही मांग है और समय समय पर इन मांगों को लेकर रैलियां निकाली जाती हैं, विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल करते रहते हैं। इसी कड़ी में अभी लद्दाख में सोनम एक बार फिर इन संगठनों के साथ मिलकर 35 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। 10 सितंबर को सोनम ने अपना भूख हड़ताल शुरू किया, लेकिन 24 सितंबर को मामला बिगड़ गया और इस दिन लेह में हिंसा भड़क गई। 24 सितंबर की हिंसा को लेकर 2 एंगल है। पहला एंगल पुलिस या गृह मंत्रालय का है, जिसके मुताबिक सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे प्रदर्शन कर रहे यूथ भड़क गए। उन्होंने पथराव शुरू किया, सीआरपीएफ की गाड़ियों में आगजनी की, बीजेपी दफ्तर में आग लगाया। हिंसक भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो गोलियां चलानी पड़ी। 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके अलावा सरकारी तंत्र इस हिंसा में विदेशी कनेक्शन होने का भी दावा कर रहे हैं। लद्दाख डीजीपी का दावा है कि गोली लगने से 3 नेपाली नागरिक भी घायल हुए हैं, जबकि हिंसा में कुछ और विदेशी नागरिकों की संलिप्तता भी सामने आई है। जबकि दूसरा एंगल या कहें कि दूसरा वर्जन ठीक इसके उलट है। सोनम वांगचुक के समर्थक और सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार सरकारी तंत्र को ठहराती हैं। डॉक्टर गीतांजलि का आरोप है कि सोनम वांगचुक और दूसरे सारे प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, गांधीयन तरीके से। लेकिन पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, इससे भीड़ भड़क गई। उन्होंने पेल्टिंग शुरू की और पुलिस गोलियां चलाने लगी। यानी कि पूरा हिंसा का जिम्मेदार सरकारी तंत्र है, ऐसा सोनम वांगचुक की पत्नी और संगठनों का मानना है। अब जानते हैं कि 24 सितंबर के बाद लद्दाख में अब तक क्या क्या हुआ है। पहला अपडेट तो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का। 24 सितंबर को हिंसा हुई, 27 सितंबर को सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया, रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। अगले दिन यानी कि 28 सितंबर को लद्दाख डीजीपी एसडी जामवाल ने सोनम की गिरफ्तारी और कथित पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सोनम पर कई तरह के आरोप लगाए।
डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सोनम के भाषण के वीडियो देखें तो पता चलता है कि उनके भाषण लोगों को उकसाने वाले हैं। उन्होंने अरब क्रांति, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हाल ही में हुई अशांति का जिक्र किया था। वांगचुक का अपना एजेंडा है, उनके खिलाफ विदेशी चंदा और विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के उल्लंघन की जांच जारी है। एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट हमारी हिरासत में है तो सोनम के प्रदर्शन के वीडियो सीमा पार भेज रहा था। इसके अलावा डीजीपी ने सोनम वांगचुक के कुछ विदेश यात्रा, स्पेशली पाकिस्तानी यात्रा को संदिग्ध बताते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी अखबार द डॉन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और बांग्लादेश भी गए थे। हालांकि सोनम वांगचुक के पाकिस्तान या बांग्लादेश के दौरे को विदेशी साजिश से जोड़ने की दावों की आलोचना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है कि सोनम वांगचुक एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं। उनका पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाना, किसी विदेशी साजिश का हिस्सा होना, दोनों में बहुत अलग अलग चीजें हैं और बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह का आरोप किसी पर कैसे लगाया जा सकता है। इसके अलावा डीजीपी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के नेताओं को 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। 25 सितंबर को दोनों पक्षों के बीच एक अनौपचारिक बैठक होने वाली थी, लेकिन वांगचुक ने इस संवाद को कमजोर करने की कोशिश की, आंदोलन के मंच को अपने नियंत्रण में लिया और अनशन जारी रखा। लगे हाथों आपको वांगचुक और उनके एनजीओ पर जो पाकिस्तानी कनेक्शन या विदेशी फंडिंग के आरोप लगे हैं, उस पर अब तक क्या क्या अपडेट आया है ये भी बताते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक सोनम वांगचुक के एनजीओ सेकमोल SECMOL को सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विदेशी फंडिंग का लाइसेंस दिया गया था। गृह मंत्रालय ने बताया कि खाते में अनियमितताओं पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सेकमोल से सफाई मांगी गई है। आरोप है कि 2021-22 में सोनम वांगचुक ने FCRA की धारा 17 को उल्लंघन करते हुए एनजीओ के FCRA खाते में 3.5 लाख रुपए जमा किए थे। इसके अलावा स्वीडन से सेकमोल को जो मिली 4,93,000 रुपए की फंडिंग भी सवालों के घेरे में है। यह फंड अवेयरनेस ऑन यूथ माइग्रेशन, फूड सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए मिला था। गृह मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता पर स्टडी के लिए विदेशी फंड नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। और फिर गृह मंत्रालय ने FCRA की धारा 14 के तहत सोनम के एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। FCRA क्या है? FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऐसा कानून है जो भारतीय संगठनों को विदेश से मिलने वाली फंडिंग और उसके इस्तेमाल को कंट्रोल करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी एक्टिविटी में ना किया जाए। इसी FCRA के तहत सोनम वांगचुक को मिली विदेशी फंडिंग अब जांच के दायरे में है। गृह मंत्रालय द्वारा लगाए इन आरोपों पर सेकमोल ने भी सफाई दी है। सेकमोल ने कहा है कि 14 जुलाई 2015 को FCRA फंड से खरीदी गई पुरानी बसों को बेचा गया था। नियम कहते हैं कि FCRA के फंड से ली गई किसी भी संपत्ति की बिक्री की रकम सिर्फ FCRA खाते में ही जमा की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने बताया है कि यह रकम नगद मिली गई थी, जो धारा 17 का भी उल्लंघन है। इन सभी आरोपों पर सोनम वांगचुक की पत्नी और हियाल संस्था की CEO डॉक्टर गीतांजलि का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर गीतांजलि ने BBC हिंदी से बात करते हुए बताया है कि उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। उनकी संस्था का 99.9% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है। हम सरकारी विभागों को सारी जानकारियां देते हैं। उन्होंने अभी जो भी जानकारी मांगी है वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसके अलावा सोनम के पाकिस्तान टूर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों सोनम ने अपनी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी। इसी को लेकर अब विवाद हो रहा है। इस पूरे मामले में गीतांजलि ने BBC हिंदी से बातचीत में बताया है कि वो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस द्वारा क्लाइमेट चेंज को लेकर आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और उस कार्यक्रम में सोनम ने PM नरेंद्र मोदी की जीरो कार्बन एमिशन पॉलिसी को लेकर उनकी जमकर तारीफ भी की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब सोनम को लेकर आगे क्या होगा। CBI अब फॉरेन फंडिंग की जांच करेगी। सोनम वांगचुक के एनजीओ की अब जांच की जाएगी। सोनम वांगचुक को CBI के सामने पेश होना होगा। जांच एजेंसी ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख HIAL और सेकमोल की छानबीन कर रही है। अब इस बीच सोनम को विपक्ष का समर्थन भी मिलने लगा है। राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए कहा है कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर बीजेपी और RSS हमला कर रही है। जब लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई तो बीजेपी ने 4 युवकों की हत्या करके और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया।
लद्दाख को आवाज दीजिए, उन्हें छठी अनुसूची दीजिए। आम आदमी पार्टी ने भी सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रहा है। बेहद दुख होता है। देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथों में है? ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इसलिए की गई ताकि लद्दाख में कानून व्यवस्था और सुरक्षा में बीजेपी की नाकामी से ध्यान हटाया जा सके। बीजेपी ने 2020 के ले हिल काउंसिल चुनाव में छठी अनुसूची का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब उस वादे से मुकर रही है। अगला अपडेट है एक पूर्व सेना के जवान की मौत का। हिंसा के दौरान चली पुलिस की गोली में जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक 46 साल के त्सवांग थारचीन भी है। कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका भारत का एक पूर्व सिपाही। हिंसा के दौरान गोली उसके पीठ को चीरते हुए सीने के पार निकल गई थी। उसके पिता स्टैंजिन नामग्याल ने कहा कि पाकिस्तानी उसे नहीं मार पाए, लेकिन हमारी अपनी फोर्स ने उसकी जान ले ली। थारचीन के छोटे भाई ने कहा, जब भी युद्ध होता है हम लद्दाखी ही सेना को पूरा सहयोग देते हैं। हम अपने जवानों को सैनिक बनाते हैं, कूली और मार्गदर्शक बनकर सेना की मदद करते हैं। हमारी महिलाएं खाना पकाती हैं और सेना के जवानों को खिलाती है। अब हमें देशद्रोही कहा जा रहा है। न सिर्फ थारचीन की मौत पर बल्कि 3 अन्य जो गोली लगने से मारे गए हैं, उनके परिजनों में आक्रोश है। एक एक कर मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। माहौल टेंस्ड है। सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार में आने की अनुमति दी जा रही है। कड़ी सुरक्षा और सेना की निगरानी में अंतिम संस्कार हो रहे हैं। पूरे इलाके को कटीली तारों से घेर कर रखा गया है। लगे हाथों आपको उस कांग्रेस पार्षद के बारे में भी बता देते हैं जिसके ऊपर बीजेपी ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस पार्षद का नाम है फुनसोक तांगजिंग सेपाल, जो कि अपर लेह वार्ड से पार्षद है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्षद फुत्सोंग ने ही भीड़ को बीजेपी कार्यालय जलाने के लिए उकसाया था। साथ ही ऐसे कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें फुत्सोंग कथित तौर पर भीड़ में हथियार पकड़े नजर आ रहे हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर पर हमला कर रही है। पुलिस ने फुत्सोंग को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वैसे फुत्सोंग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोप है कि साल 2020 में उन्होंने एक महिला का फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था, वहां अश्लील तस्वीरें पोस्ट की थी और महिला का नंबर भी शेयर कर दिया था। इस मामले में भी वो गिरफ्तार हुए थे और अभी इसी मामले में जमानत पर चल रहे हैं। आपको बता दें, हिंसा भड़काने के बाद अब तक लद्दाख में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। लद्दाख डीजीपी का कहना है कि इनमें कम से कम 6 लोग हिंसा भड़काने के आरोपी हैं। लद्दाख पुलिस का कहना है कि हिंसा भड़काने में विदेशी ताकतों का भी इस्तेमाल किया गया है। सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप लग रहे हैं। साथ ही उनकी एनजीओ पर विदेशी फंडिंग का भी आरोप लग चुका है। लद्दाख पुलिस का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो सोनम के प्रोटेस्ट के वीडियो सीमा पार भेज रहा था। इसके अलावा सोनम ने बीते दिनों जो पाकिस्तान की यात्रा की थी, उसे लेकर भी सोनम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोनम को गिरफ्तार कर राजस्थान के जोधपुर जेल में रखा गया है। लद्दाख में धारा 163 लागू है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सड़क पर बाहर निकलने वालों पर निगरानी रखी जा रही है और शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लद्दाख के मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।